वेलकम टू माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में अगर हम बात करें, हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे थे। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारा टॉपिक था, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सिलेक्शन रूल की स्टडी कर चुके हैं, कंडीशन ऑफ रमन एक्टिव वाइब्रेशन की स्टडी कर चुके हैं, पोलराइज डीपोलराइज रमन लाइन की स्टडी कर चुके हैं, मॉलिक्यूल इथियसन एग्जांपल की स्टडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। रमन थ्योरी क्या होती है उसको भी हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है, ये रूल होता है, ये क्या बता, देखिए जो सिलेक्शन रूल होता है ना, जो सिलेक्शन रूल मैंने शुरू में बताया, अगर तुम उसको देख लोगे तो वही म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है सिलेक्शन रूल के बारे में ही बताता है। बस ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसमें एक सिलेक्शन रूल होता है, और एक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सिलेक्शन रूल होता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिटरमाइन करता है। वो कहता है कि कौन सा मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होता है, तो वो मॉलिक्यूल इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है। जो इंफ्रारेड एक्टिव होता है वो मॉलिक्यूल रमन इनएक्टिव होता है। मतलब अपोजिट बताता है कि यदि आईआर एक्टिव है तो रमन इनएक्टिव होगा, रमन एक्टिव है तो आईआर इनएक्टिव होगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिलेक्शन रूल को डिटरमाइन करता है। अब सिलेक्शन रूल क्या बताता है? सिलेक्शन रूल बताता है, अगर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन रूल कहता है कि सिलेक्शन रूल डिटरमाइन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेबिलिटी मॉलिक्यूल विल बी रमन एक्टिव या रमन इनएक्टिव। पोलराइजेबिलिटी के बेस पे ही मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होता है, रमन इनएक्टिव होता है। जो मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी को शो करते हैं उसको रमन एक्टिव कहा जाता है। जो मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी को शो नहीं करते हैं उसको रमन इनएक्टिव कहा जाता है, रमन इनएक्टिव कहा जाता है। वही अगर हम बात करें रमन एक्टिव तथा रमन इनएक्टिव कहा जाता है। सिलेक्शन रूल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो कहता है कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेक्शन रूल होता है वो डिटरमाइन द molecule on the basis of dipole moment. Determine the molecule को determine the molecule on the basis of dipole moment. डायपोल मोमेंट के बेस पे मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करता है कि जिस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है तो इंफ्रारेड एक्टिव होता है। जिस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट नहीं होता है, डायपोल मोमेंट में एक्सचेंज नहीं हो रहा है, डायपोल मोमेंट नहीं हो रहा है, तो वो इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है। जिस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होगा वो इंफ्रारेड एक्टिव होगा, लेकिन रमन इनएक्टिव होगा। तो ये जो होता है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इस लॉ के बारे में हमें बताता है। ये तो ठीक है, समझ में आ गया ना कि इंफ्रारेड एक्टिव है, रमन एक्टिव है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के, जो है इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए, हाँ एक और चीज है, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाती है मॉलिक्यूल पे, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन तथा रोटेशन करता है, जिसकी वजह से वो पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, पोलराइजेबिलिटी को शो भी नहीं करता है, पोलराइजेशन को भी शो करता है, डीपोलराइजेशन को भी शो करता है, जिसकी वजह से पोलराइज्ड रमन लाइन भी मिलती है, हमें डीपोलराइज्ड रमन लाइन भी मिलती है। लेकिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें, उसमें इंफ्रारेड को डाला जाता है। इंफ्रारेज होती है, इंफ्रालाइट होती है, इंफ्रालाइट को मॉलिक्यूल पे डाला जाता है, जिसकी वजह से रोटेशन तथा वाइब्रेशन करता है। अब जब वाइब्रेशन जब करता है, जिसकी वजह से वो डायपोल मोमेंट को शो करता है, पोलराइजेबिलिटी को शो नहीं करता है, जिसकी वजह से वो आईआर एक्टिव हो जाता है। डीपोलराइजेशन के कारण रमन इनएक्टिव हो जाता है। अब इसके कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें, सब देखिए, जो क्या कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो सिलेक्शन रूल को जब डिटरमाइन किया जाता है, सिलेक्शन रूल को डिटरमाइन किया जाता है तथा ये बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल रमन इनएक्टिव होता है तथा रमन एक्टिव होता है, और आईआर एक्टिव होता है, रमन इनएक्टिव होता है। उसके लिए पहले हम वाइब्रेशन के नंबर को कैलकुलेट करते हैं। वाइब्रेशन के बेस पे ही हम एक्टिव तथा इनएक्टिव का पता लगाते हैं। ये वाइब्रेशन के नंबर के बेस पे कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा स्ट्रक्चर को कौन सा वाइब्रेशन उसमें प्रेजेंट है, कब वो एक्टिव और कब इनएक्टिव है। वाइब्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-5 होता है, और
3n-5 होता है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-6 होता है, 3n-6 होता है। n नंबर ऑफ एटम होते हैं, n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम होता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO में कितने नंबर ऑफ एटम है, 3 एटम है, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है, 3n-5 होगा, n की जगह 3 आ जाएगा, 3 3 9 होगा, 9-5 इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ वाइब्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट हो गए। स्क्रैचिंग वाइब्रेशन होगा, बेंट वाइब्रेशन होगा। स्क्रैचिंग वाइब्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए n-1 n नंबर ऑफ एटम होते हैं, 3 तो 3 तो स्क्रैचिंग वाइब्रेशन होते हैं, एक बैंड स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ तो रमन एक्टिव होते हैं और इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है। जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो तो रमन एक्टिव होता है, आईआर इनएक्टिव होता है। लेकिन जो एसिमेट्रिक होता है, बैंड स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इंफ्रारेड एक्टिव होता है, रमन इनएक्टिव होता है। यही म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले। अब हाँ, चलिए एग्जांपल है, लीनियर मॉलिक्यूल की बात करिए, लीनियर मॉलिक्यूल है। देखिए ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सिलेक्शन रूल में, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल है, कि कौन सा मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है, कौन सा मॉलिक्यूल आईआर इनएक्टिव है, कौन सा मॉलिक्यूल रमन एक्टिव है। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, बाकी वो पीछे लेक्चर देख लीजिए तो उसमें आपको मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल पोजीशन ये होती है। अब जैसे इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाता है, लाइट पास की जाती है ना, जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाता है, वाइब्रेशन करने लगता है, जिसकी वजह से ये जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है ना, दोनों साइड में होती है। इस ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इस साइड को इंक्रीज होती है, इस ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इस साइड को इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ये होगा, फिर एज इट इज ये होगा, फिर एज इट इज ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर स्ट्रक्चर। तो क्या है, अब जो वाइब्रेशनल हो रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब इंक्रीज हो रही है तो डायपोल मोमेंट कम हो रहा है और एलिप्स का साइज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, एलिप्स का साइज डिक्रीज हो रहा है, एलिप्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पोलराइजेबिलिटी तब इंक्रीज हो रही है क्योंकि जो इसमें वाइब्रेशन हो रहा है पोलराइजेबिलिटी में, क्योंकि सेम डायरेक्शन में नहीं हो रहा, अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइजेशन हो रहा है। अपोजिट मतलब जब ऑक्सीजन इस साइड में हो जा रहा है, तो ये वाला ऑक्सीजन इस साइड में हो जा रहा है। ये देखिए बॉन्ड लेंथ इस साइड में इंक्रीज हो रही है, ये वाली इस साइड में, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे सिमेट्रिकल स्केचिंग में रमन एक्टिव होता है, इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है। पोलराइजेबिलिटी को शो करता है, पोलराइज रमन स्पेक्ट्रा मिलता है, पोलराइज रमन लाइन मिलती है, डायपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं होता है सिमेट्रिकल स्केचिंग में। एसिमेट्रिक स्केचिंग की अगर हम बात करें, कभी तो इस वाले ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो फिर उसकी नॉर्मल होती है तो इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है इस तरीके से। अगर इसकी एज इट इज रहेगी तो इसकी इंक्रीज हो जाएगी है, अगर इसकी एज इट इज रहेगी तो इस वाले की इंक्रीज हो जाएगी, राइट वाले की। ये देखिए, तो अब क्या है, अब जो पोलराइजेशन हो रहा है ना, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी में एक्सचेंज नहीं आ रहा है, पोलराइजेशन में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन भी सेम होता है, जिसकी वजह से उसमें पोलराइजेशन एक्सचेंज ना होने की वजह से ये डायपोल मोमेंट को शो करता है। डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जब डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है तो जीरो तो नहीं होता, जिसकी वजह से ये आईआर एक्टिव होता है और रमन इनएक्टिव होता है। बैंड स्ट्रक्चर की बात करें, ये प्लेन में भी होता है, आउट ऑफ प्लेन भी होता है। ये प्लेन में होता है, मतलब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का ये होता है, लीनियर स्ट्रक्चर ये होता है। और जब इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट्स पास की जा रही है तो ये वाइब्रेशन करता है ना, तो सेम डायरेक्शन में ये नीचे को करता है। ये ऑक्सीजन दोनों के दोनों नीचे की ओर बेंडेड हो जाते हैं, इन प्लेन में होते हैं, जिनकी वजह से पोलराइजेशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है। जब पोलराइजेशन चेंज सेम डायरेक्शन में होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन भी सेम होता है, तो कोई एक्सचेंज ना होने की वजह से ये डायपोल मोमेंट को शो करते हैं। डायपोल मोमेंट को जब ये शो करते हैं, डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट को शो करने की वजह से ये आईआर एक्टिव हो जाते हैं, रमन इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये सेम पोजीशन में लीनियर में आते हैं, फिर उसके बाद ऊपर की ओर बैंड बनाते हैं। तो बैंड स्ट्रक्चर में किस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है, लीनियर हो गए, नीचे की ओर जाएंगे, नीचे की ओर बैंड बनाएंगे, फिर लीनियर होगी, फिर ऊपर की ओर बैंड बनाएंगे। ये आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन होता है। अब इसमें भी यही चीज होती है, ये भी क्या है, रमन इनएक्टिव होता है और आईआर एक्टिव होता है।
तो मैच्यूअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होगा, कौन सा मॉलिक्यूल आईआर इनएक्टिव होगा। वो डायपोल मोमेंट के बेस पे भी डिटरमाइन करता है, पोलराइजेबिलिटी के बेस पे भी डिटरमाइन करता है। ये थ्योरी आपको इसी चीज की लिखनी है। पहले रमन थ्योरी पढ़ी है, अगर थ्योरी लिखनी है रमन थ्योरी पढ़ी है, सिलेक्शन रूल की थोड़ी थ्योरी पढ़ लीजिए, मैंने लेक्चर जो दिया है पहले उसमें से आपको थ्योरी इजीली मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक स्क्रैचिंग, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लीजिए, बैंड स्ट्रक्चर को दिखाता है, वो भी सिमेट्रिकल स्क्रैचिंग, एसिमेट्रिक स्क्रैचिंग। फिर उसके बाद क्या आती है, बैंड स्क्रैचिंग होती है। ये सब के सब रमन एक्टिव होते हैं, आईआर इनएक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम दे चुके हैं, हाँ। ये हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन का ले लीजिए, ये सब क्या है, रमन एक्टिव है, इंफ्रारेड इनएक्टिव है। डाइनाइट्रोजन रमन एक्टिव है, इंफ्रारेड इनएक्टिव है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए, ये सेम वाटर की तरह होता है, ये ऑल रमन एक्टिव होते हैं, इंफ्रारेड इनएक्टिव होते हैं। इसको मैंने पिछला जो पोलराइज एंड डीपोलराइज वाला लेक्चर है ना मेरा, पोलराइज एंड डीपोलराइज्ड ऑफ रमन लाइन, पोलराइज एंड डीपोलराइज रमन लाइन में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो जो उसका वाइब्रेशनल होता है, कितने वाइब्रेशनल होते हैं, और किस तरीके की ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, किस तरीके से रमन एक्टिव है, ये सिमेट्रिक किस तरीके से एक्टिव है, बैंड स्ट्रक्चर किस तरीके से एक्टिव है, तो इसको लास्ट वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैच्यूअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल दे दीजिए, अब डाइनाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी एग्जांपल दे दीजिए, इसमें भी कौन सा रमन एक्टिव होगा, कौन सा रमन इनएक्टिव होगा, बस एथाइलिन का भी दे दीजिए। चलिए बस ये कंप्लीट होता है हमारा। फिर उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं, तो अगर मैं इसमें बताता हूँ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर कोई सा टॉपिक है, तो अब है प्रॉब्लम वाला, कि प्रॉब्लम रिलेटेड विद रमन स्पेक्ट्रा एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम रिलेटेड विद रमन स्पेक्ट्रा एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ओके, थैंक यू।